बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक्सप्रेसो ट्यून किए हुए हैं, ये है अरमला हसन और ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम आ गए, अच्छा हो जाएगा। सुबह का आगाज बहुत अच्छा होगा, कोई बात नहीं। सुबह का आगाज बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दोनों सूरतों में कोई बात नहीं, दोनों सूरतों में। लेकिन सुबह का आगाज आजकल कम से कम जो चीज़ मैं सोचते हुए कर रहा हूँ वो गर्मी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम की शिद्दत हिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ठंडे गर्म वाला सिलसिला है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा है। एसी से बाहर निकलते हैं आप गर्मी में और गर्मी से आप डायरेक्टली एसी में आते हैं, तो ये वाला मामला बड़ा ख़राब होता है। और अभी हम शुक्र करें कि मई आपका बहुत जो कह सुकून से निकल गया है। नहीं, सुकून से निकल गया, क्योंकि नॉर्मली मई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ईद पे स्पेशली, जब हमने पिछले साल भी देखा था, ईद पे अच्छी खासी गर्मी, ईद पे अच्छी खासी गर्मी थी। लेकिन इस दफ़ा ईद ठंडी थी और साथ साथ हमारी सेहत भी ठंडी थी, तो हमें कुछ खास पता नहीं चला। खैर, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई है, ठंडी खबर आई है, ये कहने तो गलत नहीं होगा। रेकोडिक के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान एक मुकदमा लड़ रहा था, एक मुकदमे के अंदर थे हम, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कुछ असासों को जब्त किया गया था। इसमें रोजवेल्ट होटल था न्यूयॉर्क का और स्क्राइब होटल पेरिस था। इसको जब्त कर लिया गया था टीथियन कंपनी के क्लेम के जवाब में, जो कि उन्होंने $6 अरब पाकिस्तान की जानिब से अदा न करने की सूरत में किया था। और इसके ऊपर कल बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया, जिसमें जो असासे थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, उनको बहाल कर दिया गया। और जो टीथियन कंपनी के हवाले से कानूनी अखराजात पाकिस्तान ने किए हैं, वो भी अदालत ने कहा है कि वो पाकिस्तान को वापस अदा किए जाएं। ताहम वो $6 अरब वाला जो हुक्म है वो अपनी जगह पे बरकरार है। इसके ऊपर अभी मजीद पेशरफ जो भी होगी आपको आगाह करेंगे। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कल ये एक अच्छी खबरें आ रही हैं आजकल वैसे, लेकिन हम उसको मजीद भी डिस्कस करेंगे। वैक्सीन के हवाले से भी हम बार बार कल भी बताते हैं, अच्छी खबरें आज हमने अच्छी बातें करनी है, कोशिश करनी है। हाँ, हेडलाइंस बताते हैं। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा शमूलियत पर नून लीग तकसीम। मरियम नवाज ने खुलकर मुखालफत कर दी, कहा पीपल्स पार्टी पहले शोकाज नोटिस का जवाब दे, फिर देखेंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका ने अफगानिस्तान से फायरिंग के बढ़ते वाकयात का सख्ती से नोटिस ले लिया। पाकिस्तान ने सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। वजारत सेहत के मुताबिक माहाना 30 लाख खुराकें तैयार होंगी। आना पिरना चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहराने वाले को पैमा अब्दुल जोशी से मुलाकात करेंगे आज के सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी कसूर शहर की मशहूर सौगात, कसूरी फालूदा। और पाकिस्तान के हर दिल अजीज, वर्सटाइल और बेमिसाल अदाकार काजी वाजिद के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। सियासत की बड़ी बातें करते हैं, कसूरी फालूदा भी खाएंगे आज हम। बहुत चली, ठीक है, कोई सियासत और कसूर का कोई ताल्लुक नहीं है। आप नहीं, फालूदे का तो ताल्लुक है, फालूदे का ताल्लुक है। हाँ, गर्मी से बड़ी खबर देखते हैं। जी, बड़ी खबर में बात करेंगे ऑपोजिशन की। तो पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी के मामले पर मुस्लिम लीग नून तकसीम होती नजर आ रही है। नून लीग सदर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी के हामी है और उन्हें वापसी की दावत दे रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी खुलकर सामने आए और शाहिद खाकान अब्बासी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए धमकी दी है कि अगर पीपल्स पार्टी दोबारा ऑपोजिशन का हिस्सा बनी तो पीडीएम अपना नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ लेगी। और मरियम नवाज ने भी शाहिद खाकान अब्बासी के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापसी से पहले शोकाज नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, और सूरत हाल ठीक होती नजर नहीं आती है, लेकिन देखते हैं क्या बन रही है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से एक आम मुलाकात की। आज की अखबारात की जीनत भी उनकी मुलाकात। और पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की पीडीएम में वापसी के हवाले से उन्होंने तजवीज़ दी, जिस पर मौलाना ने दोनों जमातों को इमेच्योर करार दिया। ये बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट है। और दो टोक अल्फाज में मौलाना ने यह भी कहा कि दोनों जमातों ने पीडीएम की तौहीन की है, उन्हें अपने किए का अजाला करना पड़ेगा। 29 मई को पीडीएम की सरबराही का जो सरबराही इजलास उसको तलब किया गया है और इस बारे में गौर किया जाएगा कि मजीद आगे लायबल क्या होना चाहिए। इस वक्त फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। उनसे हम ज़रा बात करते हैं सिनेरियो के ऊपर कि वो कैसे देख रहे हैं इसको। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो नई सफ़बंदी हो रही है, इससे हुकूमत को कुछ खतरा है, आप इसको देख रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए बाहर आकर? लेकिन ये हर बात के ऊपर हुकूमत को खतरा नहीं होता। हमको इतने बनाना स्टेट नहीं है कि दो पार्टियां रात को खाना खा लें तो अगले दिन हुकूमत को खतरा हो जाए।
इस तरह से पता नहीं हम कैसे ये तज्जिए करते हैं। असल में इशू ये है कि जो इस वक्त पीडीएम की पॉलिटिक्स है या शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन है, उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी सफबंदी करें, उनको हक हासिल है कि वो अपनी सियासत करें। ये अलबत्ता अलग बात है कि हमारे नुक्ता नज़र में जो पीडीएम है ये सारा एक नजरिए के बगैर एक इत्तेहाद, क्योंकि इनका कोई आपस में कोई नजरिया मेल नहीं खाता। मतलब बिलावल भुट्टो का और फजलुर रहमान का आपस में क्या ताल्लुक, और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का और आसिफ जरदारी साहब का आपस में क्या ताल्लुक है, फजलुर रहमान साहब का पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में उनसे क्या ताल्लुक है। ये सारे तो सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, हमें जो है 2-4 वो हमारे खिलाफ बातें करते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो लोगों को इसलिए इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आम आदमी को इनके पास उनको देने के लिए नहीं है। अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो नाकामी है वो ये है कि वो लोगों को ये नहीं बता पाए कि वो क्या ऐसा करेंगे जो 20 साल पहले जो इक़्तिदार में रहे हैं उससे मुख्तलिफ जी। और कैसे मसलन अगर ये हुकूमत जो है लेट्स से एक कुछ लोगों के ख्याल में हुकूमत लेट्स से तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी है और हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो क्या ये काफी है नवाज शरीफ को वोट देने के लिए या जरदारी को वोट देने के लिए? आपने तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है ना, आपने तो अपना बताना है कि आपकी क्या पॉलिटिक्स क्या है, आप कैसे करेंगे। सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में आप जाके आपस में ये तो शैतान से भी इत्तेहाद कर लेंगे और जाके कहेंगे कि आए हमारे साथ मिलने। इसके अलावा तो देखिए इनकी कोई पॉलिटिक्स है कोई नहीं है, ये ऐसे रोज चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ। लेकिन फवाद साहब आपको नहीं लगता कि ये आपको जरा क्रिकेटिंग टर्म में, आप खुद भी चूंकि क्रिकेट खेलते हैं, स्पिन किया जा रहा है सिचुएशन को? मरियम साहिबा तो अपनी स्टेटमेंट में कह चुकी हैं कि हम तो चाहते हैं कि अपनी टर्म पूरी करें, और दूसरी जानिब ये पॉलिटिक्स भी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी साहब थोड़ी सी हार्ड लाइन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चाहते नहीं है डिस्टर्ब करना अपोजिशन वाले, पीडीएम वाले? नहीं देखिए, गवर्नमेंट को तो फ्रैंकली इनको टर्न करने की कैपेसिटी भी नहीं, गवर्नमेंट को ये नहीं कर सकते। इनकी तो अभी अपनी पॉलिटिक्स ही क्लियर नहीं है। इस तरह मैंने अर्ज किया कि पहले तो आप अपनी, लेकिन अभी पीएमएलएन में मुझे बताएं कौन लीडर है? मरियम नवाज लीडर है, शहबाज शरीफ लीडर है, खाकान अब्बासी लीडर है। मरियम नवाज कहती हैं और खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं है और वो पीडीएम में आने की, और शहबाज शरीफ उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए ना, ये पार्टीज अपने अंदर लीडर अपने क्लियर करेंगी, अपनी लीडरशिप क्लियर करेंगी। पीपल्स पीटीआई में 500 लोगों की अपनी अपनी एक आरा होगी, लेकिन जो इमरान खान कह देते हैं ये फैसला है तो फिर सारी पार्टी उसके पीछे इकट्ठी होगी। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। पीएमएल में तो भी यही नहीं पता चल रहा है कि आखिर लीड किसने करना है, आगे किसने चलाना है। जब वो ये क्लियर कर लेंगे तो तब वो देखेंगे उनकी क्या पॉलिटिक्स है आगे। अभी तो पीएमएलएन की इंटरनल पॉलिटिक्स का तज्जिया जो है वो आप कर सकते हैं, जो काफी बिगड़ी हुई है और वहाँ की सिचुएशन जो है उनकी काफी खराब है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त मंजरनामा है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि सिंध के पानी को लेके जो वो पॉलिटिक्स करते हैं, ये वफाकी पार्टियां तो ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। ये तो एक कॉम्प्रेस्ड रीजनल पार्टीज ये पॉलिटिक्स करती हैं। तो अभी तो इनको क्लियर ही नहीं है कि वो वफाकी सियासत करना चाहते हैं, वो इलाकाई सियासत करना चाहते हैं, उनका लीडर कौन है, उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, ये क्लियर नहीं है इन पार्टीज। सही। अच्छी खबरें पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत कम आई, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में कुछ काफ़ी अच्छी खबरें इनफेक्ट आना शुरू हुई, और रेकॉर्ड के हवाले से भी आज आपको मालूम है कल एक अच्छी खबर आई और आज हमारे अखबारात की शह सुर्खियों की जीनत है। एक तो इसको आप कितनी बेहतर डेवलपमेंट समझते हैं, और आने वाले वक्त के अंदर हमारी जो मैनेजमेंट रही है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, जैसे का एक बहुत बड़ा मनसूबा था, फिर इसको मिसमैनेज किया गया, उसकी बेस पे पाकिस्तान को पेनलाइज किया गया, तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट क्या जो कॉस्ट करनी थी पाकिस्तान को कर चुकी हैं। फवाद साहब उम्मीद रखें कि मजीद ऐसी बेहतर खबरें आएंगी, बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर डेवलपमेंट्स होंगी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये बहुत एक खुशी की बात है कि जो अभी ग्रोथ फिगर्स आई हैं, पाकिस्तान ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, जापान, रशिया, इटली और सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेजी से तरक्की करता था इन ग्रोथ फिगर्स के मुताबिक। अब ये जो है वो आप समझिए कि बड़ी खुशकुन बात है
कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से आपने खुद कहा कि बड़े अच्छे से हम कंट्रैक्शन का शिकार थे। अब इसमें 3-4 चीजें जो हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने 5.7 बिलियन डॉलर के और अभी जिस तरह से आ रही हैं, ये तकरीबन कुल 1000 अरब रुपए से ज्यादा पैसा है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा है। यानी 1000 अरब रुपए की इंजेक्शन जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से हुई है। उसके बाद हमारे जो 2 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर और हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उन दोनों में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। हमारी 60% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। और एग्रीकल्चर में ये हुआ है कि हमारी 5 बड़ी फसलें हैं, उनमें कपास की अच्छी नहीं रही है फसल, लेकिन बाकी चारों फसलें 4 में से 3 तो तारीख की सबसे ज्यादा, यानी जो हमारी गंदम है, मकई है और चावल है, ये तारीख की सबसे बड़ी क्रॉप्स हैं। और जो गन्ना है वो तारीख की दूसरी बड़ी क्रॉप हुई है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा एज मिला है। और इसमें तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरीके से हुकूमत ने कोरोना को हैंडल किया, आप देखिए हमारे हमसाया मुल्क में क्या हुआ, जहाँ पे बिल्कुल एक लाशों के ढेर लग गए। हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन इज मच बेटर, और अल्लाह करे ये सिचुएशन अगर जो है वो काबू में रहे तो पाकिस्तान का ये अगले 2 साल जो है वो गेम चेंजर। इंशाल्लाह। फवाद चौधरी साहब, थोड़ी सी सिंध की बात कर लें तो सिंध में जो बढ़ते जराइम पर वफाक और सिंध को एक बार फिर से आमना सामना हुआ है। सिंध में जो सिचुएशन है, वजीर आजम ने वजीर दाखिला को, शेख रशीद साहब को फौरी सिंध जाने का जो हुक्म दिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी डिस्कस करने को कहा है कि हिकमत अमली बनाई जाए और सिंध में जो जराइम की शरह को कंट्रोल किया जाए। क्या ये अदम एतमाद है या इस हवाले से क्या कहेंगे आप? लेकिन कल ये असद उमर साहब और गवर्नर इमरान इस्माइल जो है, उनकी तवील मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म साहब से, और उन्होंने अंदरूनी सिंध के ख़ुसूसन जो हालात हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म साहब को बताया कि वो बहुत ही ख़राब है। और डाकू जो है वो अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हैं जहाँ पे वो पुलिस वालों को जो है वो शहीद कर रहे हैं और उसके ऊपर वो वीडियोस बना के देख रहे हैं। यह ज़ाहिर एक बड़ी काबिल तशवीश बात है। और वज़ीर आज़म ने अब आज शेख रशीद साहब जा रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ये कराची और सिंध के हवाले से जो मसाइल हैं ये मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं, और आपका बहुत बड़ा मैंडेट रहा है वहाँ पे, इनफैक्ट मैंडेट है वहाँ पे, आपके MNAs MPs बहुत बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अभी तक वहाँ पे फवाद साहब कुछ डिलीवरी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, और ना ही कोई सूबाई सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन का आगाज़ हुआ है, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, जिससे आवाम के मसाइल हल हो। डोंट यू थिंक कि इसका PTI को सियासी नुकसान ज़्यादा होगा जब इलेक्शन मोड में हम 6 महीने के बाद जा रहे हैं? देखिए ना, या तो फिर आप समझ रहे हैं बेसिकली कि लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि हुकूमत किसकी है। यानी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है सिंध में, और आप कह रहे हैं कि मायूस लोग PTI से होंगे। जब जो सिंध हुकूमत है उसने डिलीवरी देनी है ना, 1600 अरब रुपया 2 सालों में सिंध हुकूमत को वफाक की तरफ से गया है। हमारे आइन के मुताबिक सेहत की सहूलत हो, एजुकेशन की सहूलत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत हो, सफाई का मामला हो, ये सूबाई हुकूमतों के काम है। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स टाइम लेकिन अवाम देख आपकी तरफ रही है ना, क्योंकि वोट उन्होंने आपको दिए हैं। मसला यहाँ वो इंशाल्लाह ताला अगले साल ज्यादा वोट देंगे और PTI सिंध में हुकूमत बनाएगी तो ये मसाइल सिंध में PTI हल करेगी। फिलहाल जो अक्सरियत है MPs की, वो चूंकि पीपल्स पार्टी के साथ है, तो ये मसाइल उन्होंने हल करने हैं। हमने तो जो शेयर है, हिस्सा है देना है, वो दे सकते हैं। 1600 अरब रुपया दिया है, 700 अरब रुपया उसके अलावा जो है वो दिया है। फिर टोटल जो हमारा पैकेज है 1100 अरब रुपए का, वो सिंध को दिया है इन एडिशन टू जो सिंध का पैसा है। लेकिन जब तक सूबाई हुकूमत परफॉर्म ना करे आप क्या कर सकते हैं? सही, ठीक है फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन कर लें और मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के ऊपर ख्यालात का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के हर दिल अजीज, वर्सटाइल और बेमिसाल अदाकार काजी वाजिद के मदा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में एकेडमी की सी हैसियत रखने वाले काजी वाजिद ने अपनी अदाकारी से एक नस्ल को मुतासिर किया। रेडियो और टेलीविजन पर कई यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद का असल नाम काजी अब्दुल वाजिद अंसारी था। शमशू, शमशू, तूने कहा था बेटे कि जुमे के दिन तेरे पास बड़े ग्राहक होते हैं।
हफ्ते को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया बेटे। अजय काट दिया। काजी वाजिद ने अपने फनी करियर का आगाज 10 बरस की उम्र में किया, जब आपने पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। आप 25 बरस तक रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे और अपनी शानदार सदाकारी से सबको अपने शहर में जकड़े रखा। जब सन 60 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो काजी वाजिद पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हो गए। एक्सप्रेसों में एक बार फिर खुशामदीद, और अब बात कर लेते हैं कुछ मईशत के हवाले से। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल मौशी तरक्की के दावे किए जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक का सिलसिला भी जारी है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद उमर ने मुल्की मईशत में नुमाया बेहतरी के बुनियादी मुहरकात बताए और मुख्तलिफ सेक्टर्स में आने वाली बेहतरी के अदाद-ओ-शुमार भी दोहराए। दूसरी जानिब अपोजिशन मुसलसल ये कहती नजर आती है कि अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की GDP जो 3.94 के हवाले से कहा जा रहा है, आइंदा बजट में टैक्स हदफ को 58 ट्रिलियन मुकर्रर किया गया है। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर माशी तज्जियाकार शहबाज राना साहब मौजूद हैं, जो कि इस हवाले से आप इनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो हकीकी पिक्चर क्या हमारे सामने रख सकते हैं। शहबाज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो ये कि जो हुकूमत का दावा है और जो अपोजिशन का क्लेम है, इसके दरमियान क्या है असल में? आप हमें बताइए, इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करें? क्या वाकई ये जो अशारिया में नजर आ रहे हैं ये वाकई ठीक है और आने वाले वक्त में बेहतरी आने जा रही है इंशाल्लाह? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन की अपनी कोई वर्किंग नहीं है। जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है उसी को वो उठा के आगे उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शेडो कैबिनेट नहीं है और कोई किसी भी किस्म का एक पार्लियामेंटेरियन चेक नहीं है और इसी तरह अपोजिशन का कोई खास रोल नहीं है। जहाँ तक अशारियों की बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस साल जो तरक्की की शरह वो एक्सपेक्टेड थी, शरह नमू जो थी पिछले साल के मुकाबले में, जब कोरोना की वजह से हमारी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी पहली दफा आफ्टर 1952। तो इस दफा जो हुकूमत ने टारगेट रखा था वो बहुत कम रखा था, 2.1% का, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो 3% के ऊपर एक्सपेक्टेड थी। अब मसला ये हुआ है कि जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो वेरियस सेक्टर से आपको प्रोडक्शन एस्टिमेट्स आ रहे थे और जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल थी, उस सारी सूरत हाल के अंदर जो वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इनका ये ख्याल था कुछ 3.25 से 3.5% जो है इस साल वो GDP ग्रोथ रहेगी। लेकिन जब नंबर 4% आया तो उसके ऑब्जर्वेशन रेज हुई, तो वहां से ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी रेज हुई। तो फंडामेंटली यस, देयर वाज इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। वो इंप्रूवमेंट कितनी थी, कम थी या ज्यादा थी, वो एक कंट्रोवर्शियल बात है। ठीक है। अच्छा शहबाज, हमने इस दफा 5800 अरब हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, यानी कि हमने टारगेट रखा है। हर दफा आपको मालूम है, बहुत बेहतर आप जानते हैं, लिखते भी इस पे कि हम एक एम्बिशियस टारगेट सेट करें, फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर हमें बीच में मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स की नहीं है, टारगेट हम एम्बिशियस सेट कर रहे हैं जैसे कि नए हमारे वजीर खजाना साहब चाहते हैं, और ये होना जरूरी भी है, लेकिन हम कैसे करेंगे? कोई नए मोड्स को, नए वेज तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए नहीं है। तो एक बार फिर वही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का हेर फेर बजट में होने जा रहा है और आवाम को वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे हम, और मईशत को भी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई तो 4000 अरब रुपए के करीब कलेक्शन थी, 3800 प्लस थी। फिर ये हुकूमत इक़्तिदार में है, इन्होंने IMF के कहने के ऊपर पहले साल 5500 अरब का टारगेट रखती है, जो कभी भी अचीव नहीं होना था, ना हुआ, और वो फिर कलेक्शन जो थी हुकूमत की 3900 अरब रुपए के आसपास गई। दूसरा साल जो इनका था, जो पिछले साल खत्म हुआ, तब भी ये कलेक्शन 4000 अरब रुपए से कम रही, जबकि टारगेट जो पिछले साल का था वो भी बहुत ज्यादा था। इस साल फिर जो टारगेट था वो अगेन आपने देखा 4963 अरब रखा है। जो कलेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है समवेयर बिटवीन 4600 अरब से लेके 4700 अरब तक। अभी ये भी जो 5.8 ट्रिलियन या जो 5800 अरब रुपया है, ये टारगेट पाकिस्तान ने प्रपोज किया। IMF तो कह रहा है कि तकरीबन 6000 अरब रुपए के करीब रखो। और आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैलिड है कि क्या हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है, अगर इस साल कोई 4700 अरब रुपया होती है तो ये छलांग मार कर जब 5800 अरब रुपया हो जाएगी तो कोई 27-28% आपको ग्रोथ उसमें कैसे आप ले लेंगे, जबकि कोरोना के हालात है। इसमें मसला ये है, हुकूमत एक तरफ तो कह रही है कि हमने नए टैक्सेस नहीं लगाने, ऑल्दो कि इन्होंने इनकी जो मीटिंग हुई है IMF के साथ परसों, उसमें इन्होंने कहा है तो हम 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने को तैयार हैं। अब ये भी नंबर अगेन पिच हुआ है, जिस तरह 5.8 ट्रिलियन का पिच हुआ है, ये भी पिच हुआ है। IMF इन दोनों जो टारगेट्स के ऊपर मानता है, ये नहीं मानता, ये बात की बात है। ये 5.8 ट्रिलियन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसी तरह ये जो 350 अरब रुपए का जो टैक्स प्रपोजेस कर रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। तो 350 अरब रुपए के ये टैक्सेस लगा भी लें, उसके बावजूद भी 200 अरब रुपए के आसपास एक ऐसा गैप रह जाता है 5 ट्रिलियन के, जो
हुकूमत को पूरा नहीं होगा, फिर वो शॉर्टफॉल आएगा। यह बड़ी हम ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहे हैं कि 350 बस अरब मुझे टैक्स ये भी क्लियर कर दें, टाइम चूंकि कम है, आखिर में ये भी बता दें कि एक जानिब हुकूमत इसी बजट के अंदर ये भी कह रही है कि हम टारगेटेड सब्सिडीज देंगे, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से भी कह रहे हैं कि उसका भी प्रेशर कम रखा जाएगा आवाम के ऊपर, हमारा तो मेजर सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन ही वो है। तो एक जानिब अगर हम टारगेटेड सब्सिडीज भी देते हैं, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ भी देते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एमनेस्टी भी लेकर आते हैं, अपने रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स भी बढ़ा देते हैं, ये होगा कैसे? ये तो बहुत एक ऐसा ओवर एम्बिशियस किस्म का एक डॉक्यूमेंट लग रहा है बजट, जिसमें शायद हकीकत कुछ भी नहीं है और एक जिसे कहते हैं ना पंजाबी में डंग टपाऊ टाइप की पॉलिसी लग रही है। देखिए, टारगेटेड सब्सिडीज का एक मतलब तो आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत नई सब्सिडीज देने जा रही है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत आपकी जो सब्सिडीज आपको दी है वापस लेने जा रही है। सो दिस शुड बी क्लियर, सब्सिडीज कम होने जा रही है। हाँ, बजट के अंदर सब्सिडीज का जो नंबर रिफ्लेक्टेड होगा वो इस साल से ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा कि हुकूमत जो पहले सब्सिडीज देती थी उसको बजट में दिखाती नहीं थी और अंडरस्टेट करती थी नंबर को, जिसकी वजह से बजट का खसारा आपका जो नंबर पार्लियामेंट अप्रूव करती थी उससे ज्यादा होता था। दूसरा फरमा रहे हैं कि जी ये पेट्रोलियम लेवी का भी अभी तो हुकूमत इसलिए रेट नहीं बढ़ा रही कि इन्होंने पहले ही इतने ज्यादा रेट्स बढ़ा दिए थे कि जो इनका हदफ था उससे कहीं ज्यादा इन्होंने कलेक्शन ऑलरेडी कर ली 8-9 माह के अंदर, इनको मजीद पेट्रोलियम लेवी के रेट नहीं बढ़ाने पड़ रहे और यहाँ से तो थोड़ा सा इसलिए वो आपको रिलीफ नजर आ रहा है। लेकिन अगले साल में जो पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन का हदफ है वो इस साल से भी ज्यादा रखने जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि पेट्रोलियम लेवी में भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। अब मसला ये है कि एक तरफ शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना है उनके दावे हैं और दूसरी तरफ IMF का जो प्रोग्राम है उसकी शराइत है। बिजली की कीमत का हुकूमत ने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे, काबीना ने पिछले जुमे को समरी थ्रू सर्कुलेशन अप्रूव किया इमरजेंसी के दौरान कि जी बिजली की कीमत बढ़ेगी लेकिन अक्टूबर से बढ़ेगी। वो समरी इनको इसलिए करना पड़ी कि वो भी आलमी बैंक का एक कर्जा है, उसकी यानी कि शहबाज भाई वो जो टीका है आवाम को वो लगता रहेगा, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में लगे या बिजली की प्राइसेस की सूरत में लगे। आपका बहुत शुक्रिया, बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ा ज़बरदस्त तज़िया आपने हमारे सामने रखा। इंशाल्लाह आपसे बात होगी। शहबाज राना साहब हमें बता रहे थे कि जो इस वक्त टारगेट हुकूमत सेट करी है बजट को लेकर, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से है या फिर दीगर टारगेट्स हैं, वो बड़े एम्बिशियस हमें नज़र आते हैं और गवर्नमेंट हमेशा खसारे में, तो बजट खसारा हमारा रहता है, टैक्स हम उतना नहीं ले पाते, इक़दामात नहीं है कि टैक्स कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बातें मौजूद हैं, लेकिन इस पे हम बात करते रहेंगे। अल्लाह करे अगला साल बेहतर हो पाकिस्तान, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसी नोट पर ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको खिलाएंगे देसी फूड में कसूरी फालूदा। दिल कर गया फालूदा खाएं देसी फूड में। गर्मी बहुत थी और मेरा दिल किया कुछ ठंडा पीने को, इसीलिए आज मैं आई हूँ फिरोजपुर रोड शमा पर, जहाँ पर है माशाल्लाह नफीस कसूरी फलूदे वाले। मैंने यहाँ पर सबसे पहले रबड़ी दूध जो है वो ठंडा ठंडा पिया है, लेकिन अब मैं अंदर जाऊंगी और वहाँ पर खाऊंगी कसूरी फलूदा। कसूरी फलूदे की असल रेसिपी क्या है और ये बनता कैसे है, चले आए देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर शेख हसन अली। आप मुझे बताएं कि आपने ये काम कब से शुरू किया? ये मैंने तो शुरू नहीं किया था जी, ये मेरे दादाजी ने शुरू किया था तालिबान 1962 में, तो उसके बाद बाला सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो मेरा उसके बाद मेरा बेटा काम कर रहा है। पहले कसूर वाली शॉप बनी थी हमारी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पहले की वहाँ पे शॉप है, और लाहौर में जो 1962 में ये शुरू हुई। आपने बताया कि आपका जो साहबजादे हैं वो अब काम संभाल रहे हैं, तो आपका बेटा शौक से आया था या आप ज़बरदस्ती लेकर आए थे? नहीं जी, शौक से तो वो नहीं आया, वो तो क्रिकेटर खिलाड़ी बनना चाह रहा था। मैंने जी बनना ही वो क्रिकेट में आना है, बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ इस लेके आया हूँ, क्योंकि हमारा वैसी काम है, पुराना काम है, तो मैंने कहा इसको बंद नहीं करना, दादाजी को काम जो चलता रहना चाहिए। फालूदे के अलावा और क्या क्या सर्व करते हैं? जी हमारे पास फलूदा है, रबड़ी दूध है, रबड़ी शेक है, और इसके अलावा खाली कुल्फ़ी जो होती है वो है। फालूदा किन मराहिल से गुजरकर लोगों को पेश किया जाता है? फलूदा जी बड़ा मुश्किल होता है जी तैयार। पहले तो हम चीनी लेते हैं, फिर उसका शीरा बनता है, 6 किलो दूध हो और 1 किलो उसकी रबड़ी बनती है, दूध की मिल्क असल जो दूध हो उसकी 1 किलो रबड़ी बनती है। फिर आ जाती है जी आइस और गंदम के जो आटे की सेवियाँ बनती हैं, और 4 चीज़ें होती हैं तो फलूदे में डालते हैं। शॉप कितने बजे ओपन कर देते हैं? जी अभी कोविड है जी, अब हमने
टाइम थोड़ा सा कम किया हुआ है। 3 बजे ओपन करते हैं और रात को 1 बजे तक हमारा है। टेक वे दे रहे हैं हम आजकल, आपको पता है बंद है सारा कुछ। फालूदे की डिमांड ज़्यादा गर्मियों में है या फिर सर्दियों में? जी इसका फ़ायदा तो सर्दियों में भी ज़्यादा है, गर्मियों में भी ज़्यादा है। इसमें माशाल्लाह इतनी वो ताकत होती है, सर्दियों में भी ये ठीक है और गर्मियों में ज़्यादातर चलता है। इतनी देर से माशाल्लाह आपकी शॉप है, तो कोई मशहूर शख्सियात वगैरह आती रही हैं यहाँ पे? जी माशाल्लाह सारे ही आते हैं, लेकिन छुप छुपा के आते हैं। आपको पता है इशू होता है वो। मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से रसगुल्ले बनवाते थे हमारे से, वो प्योर जो पनीर के, और हम बनाते थे खोए के। उस्मान रज़ार साहब भी अब पीछे उदा खा के गए हैं, लेकिन छुप छुपा के। बाहर लिखा हुआ है नफीस कसूरी फालूदा, तो सोच में बंदे के आता है कि चलो कसूरी फालूदा, इनकी दुकान भी बस थोड़ी सी गांव टाइप की होगी। लेकिन जब मैं अंदर आई तो एक खूबसूरत सा शीश महल जैसे होता है, तो वो मुझे फीलिंग आई सारा इंटीरियर देखकर। तो ये सब कुछ किसने डिज़ाइन किया था? पहले तो आपने कहा जी कि गाँव नहीं है, वो वलियों का शहर है कसूर, ठीक है। एक दूसरे नंबर पे जो हमने शीशे, ये शौक़ कह लें आप, ये मेरा शौक़ है। मैंने शौक़ से ये खुद सारा डिज़ाइन किया, सारी शौक़ को मैं खुद डिज़ाइनिंग करता हूँ, खुद मैंने सारी खुद बनवाई है सारी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इधर बहुत सारे कस्टमर मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं डिफेंस से आई हूँ। अच्छा, तो अभी आप कसूरी फालूदा खाने आई हैं फैमिली के साथ? मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ, इनफैक्ट एक और फैमिली को भी लेके आई हूँ साथ खिलाने के लिए। गेस्ट आए हुए थे? गेस्ट मेरे साथ आए थे, और ये क्योंकि स्पेशलिटी है लाहौर की, और बचपन से हम ये फालूदा खाते हुए आए हैं। हमारे पेरेंट्स को, फैमिली को बहुत पसंद है। इनके पास दूध भी है और फालूदा भी है। आप क्या ऑर्डर करते हैं? मुझे फालूदा बहुत पसंद है। सेमिया और सेवैयाँ, जो भी सेवैयाँ के साथ, और साथ वो थोड़ा सा मीठा होता है, तो वो इनका ट्रेडिशन जो बहुत पुराना है, और वो हम शुरू से वही खाते हैं। तो ऐसी क्या ख़ास बात है जो आप पूरे लाहौर में भी तो फालूदा मिलता है, कसूर भी जा सकते थे, तो इन्हीं के पास क्यों आया फालूदा खाने? देखिए, एक तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कई बार हमने खाया है यहाँ पे, इसका टेस्ट डिफरेंट है, फिर इनकी सफाई वगैरह का मेयार जो है बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोग एक्चुअली आए तो पंजाब सोसाइटी से, और रास्ते में हम लोग फालूदा लेने के लिए रुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक से पीते हैं और खाते भी हैं, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। नाजरीन, मेरे लिए फालूदा तो आ गया है, लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि इसका असली नाम क्या है? वो मैं आपको बताती हूँ। जब ये फालूदा ईरान में बनाया गया था, तो इसका असली नाम पहले फालूदे या फिर पेल्यूड था। फिर इसके बाद जब ये पाकिस्तान आया तो इसको फालूदा के नाम से जाना जाने लगा। इसको टेस्ट करते हैं। पहले इसको मिक्स करना पड़ेगा हमें अच्छे तरीके से। नाजरीन, इनका फालूदा बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। गर्मियों में आप लोग भी एक बार इनके पास आकर फालूदा ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की तो ताल्लुकात में अहम डेवलपमेंट, बल्कि ये कहा जाए कि गैर मामूली पेशरफ सामने आ रही है। रवां साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला की डेडलाइन है। गैर मुल्की फौजों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में मुमकिन सिक्योरिटी खदशात पर मुशावरत भी जारी है। इस हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत हो रही है। 3 दिन पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी कौंसिल के मशीर मोईद यूसुफ और अमरीकी सिक्योरिटी के मशीर जिनेवा में भी मुलाकात हुई, जिसमें खत्ते से मुतल्लिक आलमी, इलाकाई और 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुस्बत बातचीत की गई। बिल्कुल, और दोनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से अगर बात करें तो ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। इसके साथ साथ गुज़िश्ता हफ्ते पेंटागन के नुमाइंदे ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अमरीका को फौजी अड्डों तक रसाई की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से पाकिस्तान का फिर मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान ने इसको मजीद एक्सप्लेन किया कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान एयरलाइन और जो
ग्राउंड कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क है 2001 वो मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने की जो खबरें हैं उनको मुस्तरद किया, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि सेनेट की कायमा कमेटी है उसको चेयर करते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क है भी तो उसका ज़रा मतन तो वाजे करें कि उसके अंदर है क्या, आखिर ये बात हो क्यों रही है। और दूसरी जानिब इंडिया बड़ा कीन नज़र आता है चूँकि 11 सितंबर की डेडलाइन दी गई है अफवाज के इनखला के लिए जो अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये 20वीं एनिवर्सरी भी बनती है 9/11 की, जिसके बाद अमेरिका ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान में हमला किया था। सो दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। दूसरी जानिब ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान से जो मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात है, सरहद पार से जो दहशतगर्दी होती है उसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और तशवीश का इजहार भी किया है। ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है और सितंबर तक क्या शक्ल सामने आ सकती है, इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं जो कि अफगान उमूर के माहिर हैं, सरहदी उमूर को बहुत बेहतर हैं और पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर कई दिहाइयों से कई अरसे से लिख भी रहे हैं। उनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। यूसुफ ज़ई साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपने हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर सूरत हाल क्रिटिकल तो बनती नज़र आती है, लेकिन दूसरी जानिब इक्वेशन हमें समझ भी आ रही है कि इस वक्त क्या बन रही है, लेकिन ये बीच में जो हर कुछ अरसे के बाद मामलात सीधे होते हैं और एक इबहाम की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे ये हवाई अड्डों का मामला है, इसको आप इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? क्या वो पड़ोसी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के दुश्मन है भारत जैसे, वो कहीं ना कहीं इबहाम पैदा करते हैं या वाकई इबहाम मौजूद है, उसको क्लियर करने की जरूरत है? देखिए, मैं समझता हूं कि इबहाम तो है। जो मुआहदा 20 साल पहले अमेरिका और पाकिस्तान का हुआ था और पाकिस्तान ने उनको ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता भी दिया था और 2 फौजी अड्डे जो हैं वो भी उनके हवाले कर दिए थे, जैकबाबाद में और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में। तो अब ये हमें देखना है कि वो जो मुआहदा था उसमें क्या इन फौजी अड्डों का भी जिक्र था या वो क्यों हवाले किए गए, ये सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए। और देखें, ये ख़बर पहले अफ़गानिस्तान के मीडिया में आई, वहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान में कोई नया फ़ौजी अड्डा बन रहा है अमेरिका के लिए, और फिर वो ख़बर फैल गई पूरी दुनिया में। तो फिर जो अमेरिका का बयान आया उससे भी एक इबहाम पैदा हुआ, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया वो मुख्तलिफ था। मेरा ख्याल ये था कि इस बार हम अमेरिका को कोई फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तो अमेरिकी फ़ौज निकल रही है और आइंदा के लिए उनको ये ख़दशा है कि अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का कोई थ्रेट आ जाए तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए वो चाहते हैं कि इस खत्ते में उनके पास कोई फौजी अड्डे हो, करीब हो, ताकि वो मौसर कार्रवाई कर सके। उनके पास यहाँ पर पहले से कई फौजी अड्डे हैं, कतर में है, बहरीन में है, उर्दन में है, ओमान में है, डिगो गार्शिया में है, उज़्बेकिस्तान से बात हो रही है। हम अपने लिए एक बार फिर एक नई मुसीबत नहीं खड़ी कर लेंगे, आपको लगता है दोबारा से अपने आप, हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस सारे अमल के अंदर इंटैक्ट रखते हुए हमने तालिबान को भी इंगेज रखा, हम जंग भी लड़े, हमने अपनी धरती से दहशतगर्दों का सफाया भी किया, लेकिन अगर फिर हम अमेरिका का इस किस्म का कोई साथ देते हैं, इस किस्म की कोई सपोर्ट देते हैं, तो सरहद पार दुश्मनी पहले ही हमारी बहुत ज़्यादा है, पहले हमारे फौजी जवान सरहद पर शहीद हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम इस कशीदगी को मजीद बढ़ा देंगे? ये हमारा बहुत गलत फैसला हो सकता है इस पॉइंट पे। देखिए, हमें मेरे ख्याल में बहुत मोहतात रवैया अपनाना चाहिए और हमें जो भी फैसला करना है उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, उसमें मीडिया में बहस होनी चाहिए। और ये फैसला इस तरह नहीं होना चाहिए कि बस हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गए और जिनेवा में जाकर उन्होंने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात की और फिर ये ऐलान आया। मैं समझता हूँ कि ये तो एक कितना बड़ा फैसला है कि इसका जो असरात होंगे वो काफ़ी अरसा रहेंगे। 2001 में हमने ये मुआहदा किया और 2021 में अब तक उसके असरात ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि दहशतगर्दी की लहर आई और अभी तक चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये अफ़गानिस्तान का जो मसला है ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा। ये तो जब तक वहाँ पे अमन कायम नहीं होगा हमारे लिए ख़तरात रहेंगे। पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, पाकिस्तानी तालिबान, पाकिस्तानी बलोच, अलहदगी पसंद, उनको पनाह मिली हुई है और वो बिल्कुल सड़क के करीब उनके अड्डे हैं और अगर हम बाढ़ लगाते हैं उसके ऊपर काम होता है, उनके ऊपर फायरिंग होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वक्तन फ़ौक्तन,
तो वहाँ पे इस मसले के ऊपर बात होती है और वो ये देखते हैं कि कैसे इस खतरे को रोका जाए, ख़ास तौर पे जब ये अमेरिकी और नेटो की फ़ौज निकल जाएगी और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल गैर यकीनी हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे। जिस तरह से अभी आपने 2001 के मुआहदे की बात की, तो अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ जो होने वाले 2021 में जो ग्राउंड कम्युनिकेशन वर्क है उसको मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया और इस हवाले से उन्होंने कहा भी है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ये मुतालबा, ये जो फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन हुआ, ये मंजर आम पर लाएगी? देखें, ये हुकूमत दावा करती है कि ये अवाम को एतमाद में लेती है या ये बड़ी फेयर है और बड़ी इंसाफ पसंद है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म कई बार कह चुके थे कि हम दूसरों की जंगों में आइंदा नहीं पड़ेंगे। हमारी पार्लियामेंट ने कहा था कि यमन की जंग में हम अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। तो जब वो फैसले मौजूद हैं, बयानात मौजूद हैं, उनकी रोशनी में तो ज़रूरी है कि जो मुआहदा हुआ था तो या तो उसकी तजदीद हो, उसके ऊपर फिर से बातचीत हो। वो मुआहदा उन हालात के तहत हुआ था जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ और दुनिया की काफ़ी हमदर्दियाँ अमेरिका के साथ थी। अभी वो हालात नहीं है। अभी अमेरिका अफगानिस्तान में हमला करने नहीं जा रहा बल्कि निकल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो मुआहदा यूसुफ साहब, यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है, आप जैसे जो तज्जियाकार हैं वो पिछली 2-3 दहाइयों से इसके ऊपर न सिर्फ लिख रहे हैं, रिसर्च है आपकी और आपका ताल्लुक भी उस इलाके से, तो आप डायनामिक्स को भी समझते हैं। अब क्यों हमें ये ज़रूरत पेश आ रही है? आपको याद होगा हमने तो जब जनरल रहील शरीफ पाकिस्तान फौज को हेड कर रहे थे उस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम था पाकिस्तान के ऊपर, दहशतगर्दी भी थी, अंदरूनी हालात भी ख़राब थे और मईशत भी ओबियसली ख़राब ही थी। हम उस सूरत हाल से निकल गए थे। अब आके ऐसा क्या अमर है जिसकी वजह से हमें ये इस किस्म का फैसला लेना पड़ रहा है या ले सकते हैं हम? इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? पहली बात तो ये है कि अमेरिकी दबाव है। अमेरिका को पाकिस्तान से बेहतर जगह नहीं मिलेगी किसी फौजी अड्डे के लिए। जैकबाबाद का जो अड्डा था वो उनके जख्मियों को लाने के लिए, सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हुआ। शमसी एयरबेस खारान बलूचिस्तान में ड्रोन तैयारों जो थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ। ये बड़ी अजीब बात थी कि ये अमेरिकी ड्रोन तैयारे पाकिस्तान ही में मौजूद थे, पाकिस्तान के कबायली इलाके में हमले करते थे और वापस वहीं पर शमसी एयरबेस में पाकिस्तान में उतरते थे। जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत से निकलने के बाद ये कहा कि हमने तो महदूद पैमाने पर अमेरिका को ड्रोन हमले करने की परमिशन दी थी, लेकिन फिर अमेरिका ने तो बिल्कुल हद ही कर दी और तकरीबन 440 ड्रोन हमले पाकिस्तानी इलाकों में हुए। तो मेरे ख्याल में अब देखें ना, वो तो हमने उनको सपोर्ट किया। दहशतगर्दी का एक वाक़या था, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने हमला किया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, चूंकि वक्त कम है, इसको ज़रा वाजे कर दीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल सामने आती है और कोई इस किस्म का एग्रीमेंट सामने आता है या 2001 का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कोई ऐसी शिक्के सामने आती हैं जिसके हम पाबंद हैं, तो पाकिस्तान और जो अफगान तालिबान हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अफगान तालिबान या हमारे जो इदारे हैं उनके ताल्लुकात के ऊपर फिर इसका क्या असर आप देखते हैं? ये तो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान अपने लिए एक नया महाज खोल लेगा ऐसा लगता है। इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन जब से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डे होंगे या पाकिस्तान में कोई नया अड्डा बन रहा है, उसके बाद से अफगान तालिबान का रवैया भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि तनकीद वो कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। खुलेआम नहीं कर रहे लेकिन प्राइवेटली कर रहे हैं। और देखें, इतना अर्सा हमने तालिबान की हमायत की, अभी जब वो बिल्कुल एक फतह के करीब आ गए हैं, अमेरिका की फौज निकल रही है और उनसे बातचीत भी हो रही है, अभी हमें ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि जो वाहिद एक कुव्वत है जो पाकिस्तान की दोस्त है अफगान तालिबान, वो भी हमसे नाराज हो जाए। हमें अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को इकट्ठा करना है, बातचीत करवानी है और काफी हद तक हम ये कर भी पाए हैं। हमारा अच्छा किरदार रहा है और इसका हमें फ़ायदा भी ओबियसली हुआ है। यूसुफ सईद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने अलग इतने क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर और अहम मौजू के ऊपर अपने ख्यालात का हम तक अपना तजिया पहुँचाया। पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान के दुश्मन कतई नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर
अमन हो और एक अरसे तक इवन अब भी अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम APS को कैसे भूल सकते हैं जिसकी सारी प्लानिंग ही अफगानिस्तान के अंदर हुई। तो पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता है, जैसे कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास ये भी इस हवाले से प्रूफ्स या स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि आवाम को कुछ और बताया जाता है, बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी शुड बी द प्रायोरिटी और दोबारा से हम उस दहशतगर्दी की जंग को किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें लाखों पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस पर हम बात करते रहेंगे। ये एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। महंगाई का जिक्र तो हमारे शो में होता ही रहता है। आज एक बार फिर हमने कहा जरा मुर्गी की कीमतों पे बात करें और मुर्गी की कीमतें हम अभी ऑफ एयर डिस्कस भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जी। कराची और लाहौर में खास तौर पे अगर बताएं तो मुर्गी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा। अच्छा, पहले नॉर्मली होता था कि मुर्गी अगर आप अफोर्ड नहीं, मटन या बीफ अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो आप चिकन की तरफ आ जाते थे और घरों में ट्रेंड होता था। लेकिन अब मुर्गी की कीमतें भी उतनी हैं जितनी आप थोड़ी बहुत आगे पहले कराची लाहौर में भी फर्क होता था, लेकिन अब कराची में लाहौर से ज़्यादा कीमत है 500 रुपये तक और सरकारी कीमत जो बताई जा रही है वो तकरीबन को 232 रुपए बताई जा रही है कि 500 से ज़ायद है, 500 से ज़ायद बिक रही है। और इसी तरह लाहौर के अंदर हमें रिपोर्ट से मिल रही है कि तकरीबन 450 तक भी फरोख्त हो रही है। तो ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है, इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, इस हवाले से हमारे दोनों नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हमें अफजाल तालिब साहब ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ कराची से काशिफ हमारे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अफजाल तालिब साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। हम अभी बात यही कर रहे थे और आपसे भी डिस्कशन हम यही करना चाहेंगे कि मुर्गी की कीमतें जो है सरकारी नर्ख और मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जो पब्लिक को मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। मुझे ऐसा लगा अफजाल अरबला पूछेंगे क्या ये मुर्गी देसी है जो इतनी महंगी है? हाँ बिल्कुल है, तो ये तो अच्छा जो है वो जॉक है, क्योंकि जब ब्रॉयलर इतनी महंगी है तो अंदाजा करें देसी मुर्गी कितनी महंगी हो सकती है। तो यही सूरत है लाहौर में। एक्चुअली ये बात है कि लाहौर में इस वक्त मुर्गी की कीमत जो है वो मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन जो है वो सतह पर पहुँच चुकी है। लाहौर में इस वक्त जो सरकारी कीमत है वो 432 रुपये बताई गई है, लेकिन आम मार्केट में जो गली मोहल्लों में बाजार है वहाँ तकरीबन 500 रुपये बिक रही है। पूरी दुनिया में होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो तहकीकात के बाद डिमांड एंड सप्लाई के पेश नज़र जो है पॉलिसियाँ बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं दीगर इदारों की तरह लाइव स्टॉक है, फूड अथॉरिटी है जो इसको क्वालिटी को मेंटेन करती है। लाइव स्टॉक का काम है कि इससे डिमांड एंड सप्लाई और मौसम के मुताबिक जो इसकी अफजाइश नस्ल के हवाले से बातचीत करे, जबकि ज़िले इंतजामिया की कोशिश होती है कि प्राइस कंट्रोल में से जो सरकारी रेट तयन किया जाता है उसके मुताबिक की फरोख्त की जाए। अनफॉर्चुनेटली तीनों महकमों की सूरत हाल जो है वो बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है। तो लाहौर में जो इस वक्त जो मुर्गी कीमतों के हवाले से इस कदर कीमतें ज़्यादा हो गई हैं कि आप देखें कि जैसे और मिलर ने कहा कि जो है गोश्त जो है सस्ता हुआ करता था, तो यहाँ सरकारी रेट जो बड़े गोश्त की कुछ कीमत है वो 450 रुपये है। अच्छा, मुर्गी की कीमत जो है वो तकरीबन 500 रुपये हो गई है। तो वो मुर्गी कीमत बढ़ने की वजह से जो है ना सिर्फ गाय का गोश्त 700 रुपये किलो और बकरे का गोश्त जो है 1400 रुपये किलो हमने फरोख्त हो रहा है, जबकि 900 रुपये कीमत है उसकी। तो ओवरऑल प्राइस हाइक हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं जरा कराची की सूरत हाल भी काशिफ से पूछ लेता हूँ। काशिफ, कराची की सूरत हाल भी एक तो हमें ओवरऑल बता दें, दूसरा आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ी है तो इस पर कहीं कुछ सरकारी अथॉरिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं और इसकी वजह क्या है? क्या गर्मी इसकी वजह है, सप्लाई कम हो रही है या डिमांड में अचानक इजाफा हो गया? ये वजह क्या है, क्यों महंगी हो गई मुर्गी एकदम से? नहीं देखें, क्योंकि फौरी तौर पर तो ये इजाफा नहीं हुआ है, तकरीबन लगभग साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि जिसकी वजह से ये कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और महंगी मुर्गी मिल रही है। इसके 2-3 अवामिल जो बुनियादी हैं वो ये हैं, जब हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मर से कि भाई ये मुर्गी की सप्लाई कम क्यों है या कीमतें क्यों ज़्यादा हैं, तो उनका ये कहना होता है कि क्योंकि इसकी फ़ीड जो कि मुर्गी की लागत का तकरीबन 70% होती है, उनका ये कहना है कि फ़ीड महंगी हो गई है। तकरीबन 2.5 साल के दौरान पोल्ट्री फार्मर्स का दावा है कि जो पोल्ट्री फीड थी 50 किलो का जो बैग था 1700-1800 रुपये का, वो तकरीबन 3500 रुपये पे पहुंच चुका है। अच्छा। तो ये अगर उनका ये दावा दुरुस्त मान लिया जाए तो ये एक बुनियादी वजह समझ में आती है। लेकिन इससे भी पीछे एक स्टेप अगर हम जाएँ तो पाकिस्तान के अंदर मुसाबकती कमीशन है जो कि इस चीज़ का तयन करता है कि पाकिस्तान में कोई कार्टेल तो नहीं बन गया है जो कि आवाम को लूट रहा है। उसने हाल ही में तहकीकात की, पाकिस्तान में काम करने वाली 19 फीड मिलों के जब रिकॉर्ड चेक किए गए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए गए, तो पता चला कि वाकई पाकिस्तान के
अंदर एक कार्टेल वजूद में आ चुका है जो कि पोल्ट्री फार्मर से भी ऊपर है और जिसके मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा है। उन फीड मिलों ने ये साबित हुआ तहकीकात के दौरान के मिलकर गठजोड़ कर फीड की कीमतों में इजाफा किया। मुसाफकती कमीशन ने उन तमाम फीड मिलों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया, लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद मुर्गी की कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही है। इस वक्त कराची में 500 रुपए उससे जायद कीमत पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। ठीक हो गया। अफजाल तारिक साहब, जिस तरह से अभी काशिफ साहब भी बता रहे हैं कि कराची में सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, कोयटा में भी अगर हम बात करें तो 510 के करीब मुर्गी फरोख्त की जा रही है। तो ये मेरे ख्याल से आम पब्लिक की तो पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है, क्योंकि जो दाल रोटी के हम कहते थे ना कि लग्जरी होती थी बीफ मटन या चिकन खाना, वो अब मेरे ख्याल से बेसिक नेसेसिटी भी नहीं रही। अफजाल तारिक साहब, पब्लिक से जब आपकी बात हुई है, जो लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए आए, उनका क्या रिएक्शन है, वो किस तरह से इसको देखते हैं, और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इस हवाले से कुछ नहीं कर रही, तो पब्लिक क्या कह रही है? अरे बिल्कुल बात यह है कि चूंकि पब्लिक तो बेचारी जो है वो पहले ही दीगर मसाइल से दो चार है। अब सब्जी दूसरी दीगर चीज़ों के अलावा मुर्गी का जो रेट है 500 रुपये तक जो है बहुत हो रहा है। वो कहते हैं इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि छोटी ईद पे भी जो है वो उनकी कोशिश होती थी कि चलो ईद का त्यौहार है तो मटन तो भाई दूर की बात है, चलो चिकन से भी मेहमानों के तवाज़ा कर ली जाए। लेकिन इस दफ़ा जो है मटन जो है चिकन से भी वो जो है चिकन जो है वो किचन से दूर हो गया, जिसकी वजह से वो सारी वो मसाइल हो गए। अच्छा, लाहौर में जो हमने फार्मर से बात की, पोल्ट्री एसोसिएशन से बात की, आम दुकानदारों से बात की, लाहौर में चूँकि गर्मियों के मौसम में वो जो है फार्मर्स कहते हैं कि इसमें गर्मियों के मौसम में अक्सर मुर्गी पे जो है बीमारी का भी हमला होता है। लेकिन कोरोना के साथ बीमारी का हमला हुआ जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन वो नहीं हो सकी। तो अभी मार्केट में जो मुर्गी जो सेहतमंद मुर्गी है वो तकरीबन 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक वो कहते हैं ये खाने के काबिल है। तो अभी हमारी मार्केट में जो लाहौर में सतह पे आधा किलो का जो मुर्गी है वो भी बाजार में अवेलेबल है, जो जिसका मतलब हुआ कि फार्मर ने फीड देने की बजाय वो मुर्गी सप्लाई मार्केटों में कर दिया है। तो वो इंसानी सेहत के लिए भी ठीक नहीं, वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। चेक एंड बैलेंस करने वाले जो महकमे हैं जी, वो भी उस तरीके से नहीं इनएक्शन नजर आ रहा है। हाँ ठीक है। काशिफ, आपसे आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जैसे अफजाल ने भी जिक्र किया बिल्कुल कि वो महकमे भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, आप ही समय पता चला कि जो सरकारी कीमत है वो मुख्तलिफ है, लेकिन ये उससे भी डबल में फ़रोख्त हो रही है, यानी कि मुनाफाखोरी की रेशो बहुत ज़्यादा है। अब तो कहीं कोई जुर्माने किए गए हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, या कोई ऐसी कोई हरकत आपके सामने हो रही है कि जिसके कम अज़ कम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो और मनमानी ना करें ये मुर्गियाँ बेचने वाले? नहीं, बिल्कुल बदकिस्मती से कराची क्या पूरे पाकिस्तान में शायद इस हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सामने नजर आई। कराची के अंदर ये कीमतों का तयन कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस कमिश्नर कराची हैं जो कि सिर्फ कीमतों का तयन करते हैं, लेकिन वो कीमतें हकीकी कीमतों से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और उस दौरान ये कीमतों का फ़र्क ही वो जवाब पैदा करता है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट दुकानों का रुख करते हैं और वो बाद का दुकानदार शिकायतें करते हैं कि वो हमसे रिश्वत तलब करते हैं, हमसे नाजायज़ जुर्माने करते हैं। ये कीमतों का फ़र्क ही है जो कि आवाम के लिए भी मुश्किलात का बायस है और दुकानदारों के लिए और आवाम दोनों के लिए मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब साहब, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, और काशिफ हुसैन हमें कराची से अपडेट है। मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है मुसलसल, और यही बात की आम पब्लिक की पहुंच से भी दूर है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म खुद तो ब्रायलर नहीं खाते, लेकिन वज़ीर आज़म साहब लोग खाते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं ये आपके कोई नुमाइंदगान, इतने सारे मुशीरान हैं आपके वज़ीर आज़म के, बहुत सारे हैं, तो कोई इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये आम आवाम के लिए एक लग्जरी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो बेचारा कभी कभार ब्रायलर खा लेता है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने भी सोच लो थोड़ा सा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने आपको अब्दुल जोशी से मिलवाना है, जो कि अभी के थाउजेंडर सर्च कर उसको चेस करके आए हैं, उसको फतह करके आए हैं, ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। माइंड मैटर्स के अंदर वकार मलिक साहब की उनसे गुफ्तगू है, लेकिन इससे पहले कि हम उसकी जानिब जाएँ, प्रोग्राम के शुरू में हमने बात करनी थी लेकिन वक्त की कमी की बाइस नहीं कर सके। आज फुल मून है और इसको जनाब सुपर फ्लावर ब्लड मून कहा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी देखा जा सकेगा। और जो मुकम्मल इसका नज़ारा है वो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:11 पे होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है चूँकि दिन होगा तो इसलिए वो नज़र नहीं आएगा, रात को नजर आएगा। लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, सो आप इसको ऑनलाइन देख सकते हो। और हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। आप देखें माइंड मैटर्स। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग माइंड्स की, ऐसे मजबूत माइंड्स की जो कि पहाड़ सर करते हैं। और पहाड़ सर करने के लिए जहाँ पे जिस्मानी तौर पे आपको मजबूत होना चाहिए, वहाँ पे कहीं ज़्यादा किरदार जो है वो माइंड का है।
और ये सारे दुनिया के बड़े कोपेमा जो हैं ये वो तस्लीम करते हैं। अब्दुल जोशी जिनका ताल्लुक शिमशाल से है, उन्होंने अन्नपूर्णा जो कि 8000 है और नेपाल में है, उसको सर किया। उनके साथ सिरबाज खान भी थे। और अब्दुल जोशी जो है वो कमाल को पैमाए, उससे पहले उन्होंने पसुकोन सर करने की कोशिश की थी। जोशी जो है इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम जोशी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने अन्नपूर्णा जो है दुनिया का 8000 पहाड़ जो है वो सर किया है और एक ऐसी लिस्ट में आपका नाम आ गया है जो कि कमाल लोगों की लिस्ट है। मुझे बताइए ये तजर्बा जो था अन्नपूर्णा का, सबसे पहले तो ये इस पहाड़ को आपने क्यों सिलेक्ट किया अन्नपूर्णा को? सबसे पहले ये था कि मैंने क्योंकि मुझे समर में टाइम नहीं मिलता, मैं ज्यादा फास्ट एक्सप्लोर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो अनक्लाइम पीक से छोटे छोटे वो भी एक्सप्लोर हो जाए, क्लाइम हो जाए, ताकि टूरिज्म प्रमोट हो जाए। मेरा जो फोकस है वो टूरिज्म प्रमोट करने की मैं सोच रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास टाइम है, एक 8000 में जरूर करूंगा शुरू में, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो फिर मैंने सरबाज को ज्वाइन किया अन्नपूर्णा के लिए। जोशी ये बताइए कि अन्नपूर्णा जो है, देखिए उसकी जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ऐसे पहाड़ सर करें जिनकी एक कमर्शियल एक एस्पेक्ट हो, उसकी एक क्या कहते हैं एक सेलिब्रिटीज जितने भी, मतलब माउंट एवरेस्ट है या K2 है या नागा पर्वत है, तो 8000 की या इवन ब्रॉड पीक है। आपने 8000 में क्या एक ऐसा पहाड़ सेलेक्ट नहीं किया जिसके हवाले से उस तरह की शोहरत नसीब नहीं हो सकती जिस तरह की माउंट एवरेस्ट, और हो सकता है कि अन्नपूर्णा जो है वो कहीं मुश्किल पहाड़ हो, ऐसा ही है? ऐसा ही है। मैंने सुना था कि अन्नपूर्णा जो है वो काफी मुश्किल पहाड़ है, उसमें मतलब ज्यादा खतरा आते हैं। तो यकीनन मैं जब अन्नपूर्णा गया था तो फिर वहां पे जब मैंने क्लाइम किया तो मैंने वहां पे देखा कि सबसे मुश्किल पहाड़ जो है वो अन्नपूर्णा है, क्योंकि K2 भी मैंने K3 तक क्लाइम किया था और G2 और ब्रॉड पीक भी मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरे नजर में ये कि अन्नपूर्णा जो है वो मुश्किल पहाड़ है। तमाम 8000 जो होते हैं, यानी 14 के 14 8000 जो हैं वो डिफ़िकल्टी में एक्चुअली बहुत जगहों पे एक जैसी ही हैं। मतलब वो कि हम कह सकते हैं कि किस जगह पे हम K2 को ज़्यादा कह देते हैं, कभी नागा पर्वत को ज़्यादा कह देते हैं, या माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट माउंटेन कह देते हैं, लेकिन अपने मिजाज में तमाम 8000 तकरीबन एक जैसी होते हैं, यानी एक जैसी शदीद मुश्किल होते हैं। और किसी भी 8000 को सर करना बेसिकली वो इक्वल एक जैसा ही कारनामा है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मेरे नजरों में ये कि क्योंकि जब मैं छोटे पीक को भी क्लाइम करता हूँ या फिर बड़े पीक को क्लाइम करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि माउंटेन जो है माउंटेन होता है वो मुश्किल होता है, हर पहाड़ जो है वो मुश्किल होता है। अमूमन ये होता है कि जो बड़े क्लाइंबर्स हैं वो बड़े पहाड़ों पे जो ना वो एक्सीडेंट नहीं होता जितना कि वो छोटे पहाड़ों पे जो ना वो एक्सीडेंट होता है। मतलब इसका मेन रीजन ये कि वो बड़े पहाड़ पे जो ना अपने आप को सिक्योर करते हैं, सेफ्टी करते हैं, और छोटे पहाड़ों पे जो ना वो अपने आप को इतना मतलब सिक्योर नहीं करते हैं, तो उस वजह से जो ना वो एक्सीडेंट होता है। लेकिन माउंटेन जो ना हर माउंटेन मुश्किल होता है। अच्छा ये बताइए कि मैं नाज़रीन को बताता जाऊं कि पसुकोन्स जो है उसको एक ख़ास एंगल से ये सर करने जा रहे थे, ख़ास जो उसकी समिट है, और जब ये तकरीबन उसके करीब थे, जोशी जो थे ये पसुकोन्स को सर करने के बिल्कुल करीब थे, तो उस वक्त गेज़र की तरफ किसी पहाड़ में कोई माउंटेनियर जो थे वो फंस गए, उनकी गालबन जोशी उनकी डेथ हो गई थी, वो जो माउंटेनियर थे जो एक पहाड़ पे फंसे थे, और आपने अपनी जो एक्सपीडिशन थी पसुकोन्स, आप बिल्कुल सर करने के करीब थे, लेकिन आपने उसको सेक्रीफाइस किया और आप उस एक्सपीडिशन की तरफ चले गए डेड बॉडी को नीचे लाने के लिए। ऐसा ही था? ऐसा ही था। मैं क्योंकि मेरा एक ड्रीम पसुकोन्स को समिट करने का, क्योंकि इससे पहले पसुकोन्स को जो है यहाँ से समिट अटेम्प्ट ही नहीं किया था लोगों ने, तो मेरे प्लान था कि फॉरनर से पहले हम पाकिस्तानी टीम जाके इसको कर ले ताकि जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान को आ जाए। तो उसी दौरान जो तकरीबन समिट के करीब था, कैंपी से ऊपर गया था हम, और इसी दौरान जाने मुझे गांव से कॉल आया था कि अशकोमन वैली में वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, और उसमें जो हमारे शिमशाल का 2 लेडीज और एक इम्तियाज हुआ था उसमें, और कोई 4-5 टैलेंट है उसकी एक्सपीडिशन में।
तो वो जो है एवरेंस से जद में आया था और इम्तियाज भाई जो है वो मिसिंग है। तो कुछ देर के बाद जो है फिर हमारे साथ उन लोगों ने कांटेक्ट किया कि जो लेडीज है और जो फॉरनर्स है उनको रिसीव करके नीचे लाया था और इम्तियाज का जो डेड बॉडी है वो ऊपर रह गया है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि जोशी ये बहुत बड़ी बात थी, जोशी ये बहुत बड़ी बात थी कि आपने अपनी इतनी बड़ी एक्सपेडिशन जो है वो उसको, अब आपका क्या इरादा है? यानी पशुकोंस के हवाले से एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आप वो माउंटेनियर हैं जो कि ना सिर्फ उसको सर करने के बिल्कुल करीब थे और इंशाल्लाह वो कर भी लेंगे, बल्कि आप वो माउंटेनियर हैं जो कि रूट भी आप ही ने दरियाफ्त किया उसका। जी। क्योंकि रूट को दरियाफ्त करना समेट करने से कहीं बड़ा कारनामा है। क्योंकि इसका रूट जो है वो काफी मुश्किल है। टोटली जो है ये टेक्निकल पार्ट है बॉटम से लेकर टॉप तक। तो मैंने काफी एरिया से जाके मैंने इसको सर्च किया था। मैंने कहा कि चलो इसको देखूंगा कि इसके रूट जो है वो मुझे कहाँ से इजी पड़ेगा। लेकिन इजी तो किसी साइड से भी नहीं है। अलबत्ता ये था कि जहाँ से मुझे करीब पड़ता है तो मैं वहां से इसको क्लाइम कर लूंगा। तो जब मैं दूर से देखा था इसको, तो जब मैं करीब पहुंचा तो मतलब वो टोटली चेंज हो गया था। दूर से पता नहीं चलता। जब मैंने क्लाइम शुरू किया था तो उसी दौरान जो मुझे पता चला कि मैंने इसको कहां से क्लाइम करना था। बहुत शुक्रिया अब्दुल जोशी, आपके जोश को भी सलाम और आपके माइंड को भी सलाम और उस खित्ते को सलाम।